अस्सलामुअलैकुम। अमान परवरदा की 22 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। दारिया और दारान यानी फ्लोरेंस और एग्जीक्यूशनर की तीसरी मुलाकात स्पेशल एपिसोड है और बहुत मज़े की है। तो अयाद और मावल को जो मिस कर रहे हैं उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि वो नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, तो अभी वाली को एंजॉय कीजिए। जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। नींद से जागते ही कसमसाते हुए हाथ को फ़ोन तक पहुंचाते उठाया और हस्बे मामूल मावल ने स्टेटस चेक किया, लेकिन वहां जो मंजर दिखाई दिया इस पर मावल की नींद बक्सी आंखों से निचड़ी। वो घबराकर उठ बैठी। अयाद जमलहान का स्टेटस लगा था जहां उसकी मॉर्निंग वाइब्स देती हॉट पिक्चर थी, साथ कैप्शन में फाइनली इन अ रिलेशनशिप लिखा था। स्काई ब्लू शर्ट में वो अपने घर के टेरेस पर खड़ा एस्थेटिक लग रहा था, आंखों में चमक थी, जबकि अयाद ने अपना स्टेटस सिर्फ मावल को शो कर रखा था। लम्हा लगा था मावल की आंखें नम होने में, लगता है इस गुंगरियाले बालों वाली के साथ सेट हो गए, लेकिन इस लुच्ची हरकत की क्या तुक बनती है। छिछोरे बस एज अ प्रोफेसर ही फिरौन थे आप, अब यूं ही ऐसी टीनेजर वाली हरकतें करके बहुत ही बुरे लग रहे हैं। गुस्सा जलन हसद जाने किस किस आग में सुलग कर मावल ने उसका स्टेटस ही हाइड कर दिया ताकि ना नजर आए ना वो तकलीफ महसूस करे। उठकर फ्रेश हुए वापस रूम में आई और फ़ोन को नज़रअंदाज किए सीधी बाबा की स्टडी में गई, क्योंकि उनकी मजीद नाराज़गी इससे बर्दाश्त ना हो रही थी। तबरेज़ शाह भी कुछ देर में शाह इंडस्ट्री निकलने वाले थे। कुछ अहम फाइल्स की वर्क गर्दानी कर रहे थे जब मावल ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा मैं आ जाऊँ। मावल की पुकार पर तबरेज़ ने फाइल बंद की और भरपूर तवज्जो अपने जिगर की गोशे पर दी। आ जाए मावल। फाइल को मेज़ पर सतह पर रखे वो उठकर आगे आए। मावल भी नजरें नीची करती अंदर चली गई। आप जो सजा देंगे कबूल है बाबा, पर मुझसे नाराज़ ना हो। आप जानते हैं मेरे लिए मम्मी पापा दोनों आप हैं। आप नाराज़ हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। करीब आते ही डुबडुबाई अखियाँ बाबा के नर्म तासुरात वाले चेहरे पर जमाई और बोली, आप भी चुप और बोझल हैं। ये हमसे भी बर्दाश्त नहीं है बाबा की जान, लेकिन आपकी गलती बड़ी भी थी और बुरी भी। अगर आप वादा करें कि दोबारा ऐसी नौबत ना आने देंगी तब हम माफ़ करने के बारे सोच सकते हैं। वो बाबा की नाराज़गी दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फ़ौरन उनके सीने में चेहरा छुपा लिया, जैसे ये ना करती तो अपने रो पड़ने से बाबा को परेशान कर देती। अपनी बेटी के इतराफ बाजुओं का हिसार बनाकर खुद में बसाते वो भी इसका सर चूमते ढारस बख्श के। इसके दिल के बिलखने में खातर हुआ कमी आई, पर अंदर बर्पा हुई क़यामत का सबब तो अयाद खान था। मैं वादा करती हूँ मैं आपको भैया को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जब दिल पर जमा होते आंसू बहा लिए तो जरा हौसला करती वो रूबरू होते बोली, हमारे दिल का टुकड़ा हैं आप मावल। बाबा की जबीं चूमने ने मावल को मजबूत बना दिया कि वो मुस्कुरा सकी। आप रेडी हों, आज आप हमारे साथ शाह इंडस्ट्री चल रही हैं। कल को केमिकल ब्रांच की इंचार्ज आपको ही बनना है, तो अभी से काम को देखना शुरू करें, आपका भी मूड अच्छा होगा। हम जानते हैं पढ़ पढ़ कर इंसान किस कदर बोरियत का शिकार हो जाता है। बाबा के बहलाने पर मुस्कुरा दी, क्योंकि खुद भी हवेली के घुटे माहौल से निकलकर सांस लेना चाहती थी। फौरी फर्मा बरदारी से सर हिला गई, जिस पर तबरेज़ प्यार से उसकी गाल सहलाते स्टडी रूम से चले गए। जबकि मावल की आंखों में जलन जाग गई, जहन और दिल पर सवार थी तो अयाद खान के रिलेशनशिप में होने की सोख्ता जहाँ खबर, वहीं दारान फजर का गायब है। ये सुनकर तीनों ही नाश्ते की मेज पर बेदिली से आकर बैठी। दारिया की जानिब जवाब चाहती नजरें डाले हुए थे। इसे कुछ काम था, शाम में पिक कर लेगा। दारिया को इन तीनों की नज़रों से बेचैनी हुई तो जवाब दे ही बैठी, चलो फिर ठीक है, मेरा तो आज और कल का दिन बहुत बिजी है। अयाद और अन्नू तुम्हें कंपनी देंगे लाडली। मामू ने उसकी प्लेट में फ्रूट सैलेड सर्व करते स्पून थमाई, जिसे दारिया ने मुस्कुराकर थामा। मैंने भी एक काम से जाना है, इन 3 दोस्तों का लंच और आउटिंग का प्लान है ना। अयाद को अनीब पहले ही लंच का बता चुकी थी। अनीब तो फौरी मुस्कुराई, लेकिन दारिया का दिल हर शय से चाट हो चुका था। कहीं अंदर दिल में ये तपश थी कि वो इसे अकेला छोड़कर क्यों गया है। जी लाला, अब दो अपने काम निपटाएं, इट्स ओके। वैसे भी दोस्तों की आउटिंग पर पूरा दिन ना निकले तो हैरत की बात है। दारिया ने मुस्कुराते लहजे में मामू और भैया की फिक्र दूर की। मीन तो नाश्ता करते ही निकल गया, जबकि अयाद भी कहीं रवानगी की तैयारी पकड़े कमरे में रेडी होने चला गया। दारिया और नीम ने मिलकर बर्तन वगैरह समेटे, फिर दोनों ने चेंज किया और लंच की तैयारी पकड़ी। आकिब को दारिया ने पहले ही मैसेज कर दिया, जो दोनों को पिक करने 12 तक पहुंचाया। दारिया ने दोनों के बीच गैर मामूली खिंचाव तो तब ही महसूस किया जब वो उसे लड़ते ना दिखाई दिए। सब ठीक है। दारिया अपना फ़ोन उठाकर कमरे से बहुत सोबर तैयार हुए सिटिंग एरिया में आई तो अनीब काउच पर बैठी थी, जबकि आकिब खामोशी से दीवार पर लगी पेंटिंग की तरफ मुतवज्जो था। दारिया के सवाल पर दोनों के चेहरे के रंग बदले। इसे सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना एक आंख नहीं बहा रही फसादन। आकिब का दफतन जवाब दे गया। दारिया ने पहले हफ्की से आकिब को देखा, फिर जल बुन जाती अनीब को, जिसका बल्स न चल रहा था। आकिब का मुंह नोच लेती। वेट, किस किस्म की जंग चल रही है? तुम दो के बीच कज़न हो, दोस्त हो, इसके बावजूद काट खाने को दौड़ते हो। मसला क्या है तुम दो का? मेरे अपने मसाइल कम हैं कि अब मैं तुम दो के पंगे भी ठीक करूँ? इंसान बच जाओ तुम दोनों।
इंसान बन जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम दोनों से बात करना छोड़ दूंगी। दारिया को गुस्सा किसी और पर था, पर निकला अनीब और आकिब पर। वो दो उदास होने के बजाय दारिया के ऐसे रवैये पर फिक्रमंद हुए। क्या हुआ है दारिया, सब ठीक है? इस मनहूस ने हर्ट किया। तकलीफ दी तुम्हें, छुआ? बोलो। आकिब के दीवानगी भरे वहशी सवालात पर दारिया और अनीब दोनों साकित पड़ी। इस किस्म के सवालात हैं ये आकिब, वो ये सब करे भी तो गलत क्या है इसमें? तुम नहीं जानते मैं कितनी बदलिहाज और बुरी हूँ। दारिया उल्टा इस पर चढ़ दौड़ी। अनीब ने भी खूनहार निगाह आकिब पर डाली, जैसे अपनी बेखुदी पर खुद भी गुस्सा आया। इसे अब छुप कर वार करने थे, ना कि यूँ खुलकर दारिया को बदगुमान करना था। वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, ना छू सकता है। तुम्हें बताया था वो किस किस्म का फजूल आदमी है। दारिया प्लीज़, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, मुझे फिक्र है तुम दो के बीच की मामूली से मामूली नज़दीकी तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर की सज़ा और कैद भी बन सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम्हारे मामू को वो नमूना मिला कैसे? आकिब ने इस बार अल्फाज का चुनाव सोच कर किया, लेकिन अब बिफरने की बारी अनीब की थी। झटके से आकिब को दारिया से दूर करते धकेल गई। इस किस्म की वाहियात बातें कर रहे हो तुम? होते कौन हो इन दो के इतने पर्सनल मामलात को डिस्कस करने वाले? और तुम क्यों दारिया के दिल में दारान के लिए जहर भर रहे हो? बाज आ जाओ आकिब मोहान, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की एक हद है। और तुम इसे सुन क्यों रही हो? थप्पड़ नहीं मार सकती? अनीब की आंखों से धुआं उठ रहा था, जबकि दारिया को उनकी बहस सुने आंखों के आगे धुंधलाहट आती महसूस हो रही थी। तुम मेरे हाथों मर मत जाना। दारान उसके हक में बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी तरह दारिया से दोस्त होकर दुश्मनी नहीं करना चाहता, दारान की तरफदारी करके। मुझे दारिया की तुमसे ज़्यादा फिक्र है। आकिब ने बदलिहाजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े झाड़ दिया, जबकि अनीम मुठियाँ भेज कर अपना गुस्सा ही दबाती रह गई। तुम दोनों खामोश हो जाओ, अगर एक लफ्ज़ मजीद बोला तो दोनों को थप्पड़ पड़ जाएगा। इतना अहम नहीं है माहिर शाह कि हमारे बीच गुफ्तगू का मौजू बने। अब चलना है तुम लोगों को, या मैं प्लान ख़त्म समझूं? दारिया ने चीख कर दोनों को चुप करवाया, जिस पर आकिब की आंखों में सुलगता खुमार और अनीब की आंखों में बेबसी उतर आई। क्यों नहीं चलते हैं? बस इस अनीब फसादन के मशवरों से बचकर रहना दारिया, ये तो है ही फजूल, सिर्फ फसाद डालती है। फौरी दारिया का मूड बेहतर किए वो चापलूसी करता मुस्कुराया, लेकिन उसके कान में झुककर जानबूझकर इतना ऊंचा बोला ताकि अनीब सुन सके, लेकिन वो लानत डाल चुकी थी अब इन सब मामलात पर। तभी इन दो के निकलते ही खुद भी गहरा सांस खींचती पीछे ही चल पड़ी। गहरी तारीख जगह किसी आदमी को आंखों पर पट्टी लपेटे रस्सियों की मदद से कुर्सी पर बांधा गया था। ब्लैक टी शर्ट और फौजी प्रिंट ट्राउज़र में बारी बूट्स पहने खड़ा वो बांका दुबला आदमी यहिया ही था। और फिर इस बंद फैक्ट्री के सबसे निचले टनल एरिया में बारी कदमों की आवाज़ गूंजी। रिजाल चुगताई के चेहरे का खौफ देखते यहिया खिसखिसाया। कुछ ही लम्हे गुजरे कि स्याह में मलबूस जल्लाद अपने अजली बारो भोलिये में यहिया हैदर का कंधा थपकाए एन कुर्सी घसीट कर रिजाल चुगताई के मुकाबिल बैठा, जो दम सादे आहटें सुनकर कांप रहा था। बहुत शौक हो रहा था तुम्हें मुझसे मिलने का, अपने बाप के कातिल से लो आ गया हूँ, अब बताओ क्या कर लोगे? उसके कान की ओर झुकते मास्क के थ्रू बोलते आवाज़ बारी किए। दारान ने उसका चेहरा जबड़े से थामा और ये पकड़ ही ऐसी थी कि रिजाल फड़फड़ाया। तो तू वही है ना? वही आवाज़ है, वही दहशत। तूने पहले मुझसे दारिया को बचाया, अब मेरे डैड को मार दिया। कुत्ते कमीने, है कौन तू? मैं तेरे इतने टुकड़े करूँगा। मजीद रिजाल को फड़फड़ाने की मोहलत न दी गई और एग्जीक्यूशनर ने उसकी गर्दन दबोचकर बकवास उगलने से रोका। आज तो तेरी ज़ुबान पर उसका नाम आया, एक बार मजीद आया तो तेरी आवाज़ हमेशा के लिए गुल कर दूंगा। मैं वही हूँ, लेकिन अब मरने की बारी तेरी है। अपने बाप के अधूरे काम पूरे करने आया है ना तू वापस रशिया से? तेरी वापसी को तेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ी भूल बना दूंगा। अब रिजाल से देख ना सकता था, पर इस शख्स की नफरत की तपश रिजाल को आंखों की बसारत भस्म करती महसूस हुई। कौन है तू? तुझे ये सब कैसे पता? रिजाल का पूरा वजूद कांपा कि कब को बाहर से स्कारी में चली आई। मैं वैसे तो मुहाफिज हूँ, लेकिन तुझ जैसे जलील मुझे जल्लाद के नाम से जानते हैं। मुझे ये तक इल्म है कि मुझे उसी दिन अपने बाप यानी हमीद चुगताई का काम तमाम करने के आर्डर्स मिले थे। माफिया में इस्तेमाल होता है और इसी सबब तो रशिया से पाकिस्तान आया, लेकिन तेरी मासूम दादी आ गई बीच में और मुझे एक्शन लेकर कहानी समेटनी पड़ी। जल्लाद का दिल बहुत नरम जो है पिघल जाता है रोती माओं के लिए। एक मौका दूंगा तुझे तेरी दादी की वजह से रिजाल, लेकिन अगर तूने वो गंवा दिया तो तेरी दादी को खून में लथपथ अकलौते पोते की लाश देखने का दुख हर कीमत पर उठाना पड़ेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे ऊपर वाले यही समझ रहे हैं कि हमीद चुगताई को तूने मारा है, तभी वो तेरे बाप से बड़ा रैंक तुझे दे रहे हैं। तू भूल गया था कि दुनिया के हर रुतबे से अफजल बाप बेटे का रिश्ता है। बाप जैसा भी हो, इसे कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। तुझ जैसे बदकिरदार और खबीस को कहाँ पता होगा। अगर तेरे माफिया बास को ये हकीकत पता चली कि तूने अपना काम पूरा नहीं किया तो वो तेरे चीथड़े उड़ा देंगे। अब मुख्तसर ये कि बाजी मेरे हाथ में है, मैं हूँ वो जो तेरी लगामें कसूँगा। फैसला तेरे हाथ में है, हमारा साथ दे और हम इन लोगों में घुसा, वरना अंत बुरी मौत, जहन्नम और लामतना ही अजाब है जिसकी कमी रहती दुनिया और कायनात तक मुमकिन ना होगी। तारान का लफ्ज़ रिजाल के अंदर तूफान जगा रहा था। मौत किसे चाहिए होती है भला? रिजाल भी वक्ती सही सहम गया। मतलब तू ये चाहता है मैं तुझे
मास्टर गैब्रियल और उसकी दुनिया में ले जाऊं, बदले में तू मुझे बचाएगा। ये तो हो गई कारोबारी बात, पर यह बता मेरे पहले दादी को कैसे जानता है। और दारिया को रिजाल की जुबान से एक बार फिर दारिया सुने। दारान ने इस कदर उसकी गर्दन दबाई कि रिजाल के चेहरे पर दम घुटने के सबब सुर्खियां छलकी। यहिया तक फिक्रमंद हुआ कहीं जल्लाद इसे मार ही ना दे। क्यों मरना चाहता है, मत नाम ले उसका। रही बात तेरी दादी की, तो वो मेरे लिए काबिले इज्जत है। अब हाँ या ना में बोल, वरना यहीं तेरे हाथ में के साथ डील कैंसिल कर दूंगा। दारान की तंबीह सुने रिजाल खांसता हुआ अपना उखड़ा सांस बहाल होते तक खांपता रहा और फिर फौरी सर हिलाया। दारान ने यहिया की सिम देखा, दोनों की आंखों में शर्मंगेजी उतरी। गुड, तुझे आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एक आर्डर पर तू इस जगह पहुँच जाना जहाँ बुलाया जाए। जाकर माँ और दादी से मिल ले, लेकिन याद रखना तेरे हर कदम की खबर होगी मुझे। फेंक कर आओ इसे चुगताई पैलेस के बाहर। दारान ने उसकी गर्दन आज़ाद की और उठकर दो चौकिस खड़े आदमियों को हुक्म देते बाहर का रुख करने लगा। जब रिजाल की पुकार पर रुका, अच्छा ये तो बता दे, इस लड़की से क्या रिश्ता है तेरा? तेरी वजह से वो मुझसे बच निकली, कमीनी। बड़ी अकड़ थी इसमें, तोड़ना चाहता था, से बर्बाद करके अपने पैरों में गिराकर तड़पाना चाहता था, पर पता नहीं तू कहाँ से टपक पड़ा। रिजाल की नफरत भरी बातों पर लाख दारान ने खुद पर काबू किया, पर यहाँ वो खुद के बस में ना था। दो आदमी जो रिजाल के हाथ खोलकर हथकड़ी लगाए कुर्सी से उठा चुके थे। दारान ने उनको जरा जरा पीछे हटने का इशारा किया और गर्दन से रिजाल को पकड़े पीछे को धकेलते दीवार से लगाया। अब तक रिजाल की आंखों पर पट्टी थी। तुझे इसके पैरों में गिरकर अपनी हरकत की माफ़ी मांगनी है रिजाल, वो भी नाक रगड़ के। तेरे पैर पट्टी है इसकी जूती। मैं नहीं चाहता कोई हिसाब चुकाए बिना तुझे मौत आए जलील। रही बात इससे मेरे ताल्लुक की, तो तेरे जैसे गलीज मलून इन मुकद्दस रिश्तों से वैसे ही दूर रखे जाते हैं जैसे छूत मरीज सेहतमंदों से दूर रखा जाता है। पता चल गई तुझे तेरी औकात। अब भी कोई आग है तेरे अंदर तो इसे भी बुझा देता हूँ, ताकि तू सो भी अपनी मर्जी से ना सके, तुझे अपनी ही चीखें बेआराम करे। उसके बाद ना तो दारान ने कोई रहम खाया, न रिजाल चुगताई की दिलहरार चीहों को संजीदा लिया। यहिया तक की आंखों में दारान का ये रूप देखते हरास उतर आया। अब इसकी मरहम पट्टी इसकी माँ और दादी ही करेगी। मैंने ऐसा नहीं चाहा था, पर ये इसी लायक है। फेंक कर आओ इसे। दारान ने मास्क चेहरे पर से उतार कर सर्द हुक्म जारी किया और खुद वहां से निकल गया, जबकि यहिया भी पीछे ही लपका। बाहर वीरान पार्किंग एरिया में 4 अदद गाड़ियां खड़ी थी। दारान बाहर आता रुका और यहिया हैदर की तरफ पलटा, जिसके अपने रंग उड़े थे। जो चिप हमने रिजाल के अंदर फिट की है वो हमें हर खबर पहुंचाएगी। यहिया वो किससे मिलेगा, किससे क्या बात करेगा, सबकी मॉनिटरिंग तुम खुद करना। मिशन दोबारा एक्टिव होने से पहले हमें ये काम खत्म करना है। ज़रूरत पड़ी तो हमें रिजाल को मास्टर ग्रेविल के हाथों मरवाना भी पड़ सकता है। हर तैयारी मुकम्मल करके रखो। और हाँ, दोबारा मुझे फैमिली टाइम में तंग मत करना। तुम जानते हो छुट्टी के 2 माह मुझे जल्लादी काम करना सख्त नापसंद है। अहम काम करना है मुझे। अब टेक केयर। हफीफ सी बरहमी है यहाँ की। दारान देखते ही देखते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि यहिया हैदर के होंठों पर रक्स करती मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि आज वो भी जल्लाद का एक नया रूप देख चुका था। और वो थी एग्जीक्यूशनर की मुखालिफ जिन्स के लिए जनूनियत। दारिया जिमिल-खान, तुम यकीनन हास हो हमारे जल्लाद के लिए। हाउ लकी यू आर। मस्त सी मुस्कुराहट दिए यहिया वापस अंदरूनी तरफ लपक गया। दारान वहां से सीधा रेस्टोरेंट पहुंचा। मेज़ की सतह पर लगभग 10-12 स्याह मास्क और स्याह चश्मे पड़े थे, जबकि रोलिंग चेयर पर बैठा मास्क मैन रेस्टोरेंट के ओनर को अपने सामने देखकर जहरीला मुस्कुराया। कौन हो तुम और ये कैसी जुर्रत है, क्या मुतालबा है इसका? रेस्टोरेंट ओनर से पहले तो अपनी कुर्सी पर बैठा वो आदमी बर्दाश्त ना हुआ और दूसरा पूरा स्टाफ अलग घबराया हुआ था। सर, ये कह रहा है आज लंच टाइम यानी 2 से 4 तक तमाम वेटर्स मास्क और ग्लासेस पहनकर रेस्टोरेंट में आए कस्टमर्स को सर्व करेंगे। ये 22-23 साल वेटर था जिसने दारान माहिर शाह का पैगाम ओनर तक पहुंचाया, जिसे ये सुनकर आग लगी। दोनों हाथ मेज़ की सतह पर रखे आगे को झुकता ओनर इन लेंस की आड़ में ब्राउन लगती आंखों में आंखें गाड़े तिल मिलाया। तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले? खुद चले जाओगे या पुलिस को बुलाऊं? ये रेस्टोरेंट मेरा है, हम तुम्हारी बात क्यों माने? ओनर की बरहमी और तपश के आगे दारान कुर्सी झूलता जहरहंद मुस्कुराया और फिर इस ओनर की आंखों के सामने इन्वेस्टिगेशन कार्ड लहराते खसियाना मुस्कुराया। वो वेटर और ओनर दोनों ही खौफजदा हो गए, क्योंकि वो अपनी गन भी निकाल कर इन्हें दीदार करवा चुका था। छोटी सी मदद कर दोगे तो तुम्हारा रेस्टोरेंट चलता रहेगा, वरना हमें यहाँ ताले डालते हुए इत्तू सा भी रहम नहीं आएगा। किसी की जान नहीं ली जाएगी, बस एक छोटी सी थीम क्रिएट करने का कहा है। मुंह मांगे दाम मिलेंगे। चलो शाबाश, लगो काम पर। दोनों ही फर्माबरदारी से सर हिलाकर रफू चक्कर हुए और देखते ही देखते रेस्टोरेंट का हर वेटर मास्क और चश्मा पहनकर तैयार हो गया।
दारिया के गुस्से के सबब वो दो दोबारा ना लड़े। रेस्टोरेंट में ज़्यादा रश ना था, लेकिन जगह संभालते ही दारिया को इर्द गिर्द का माहौल मशकूक लगा। क्या तुम दोनों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? दारिया ने हर वेटर को मास्क और ग्लासेस पहना देखकर अनीब और आकिब को मुतवज्जा किया, जो वैसे ही सड़े बैठे थे कि उनकी ऑब्जर्वेशन वैसे ही मुर्दा हुई थी। क्या मतलब अजीब? आकिब ने इधर उधर नजरें घुमाई, पर इससे तो कुछ ना दिखाई दिया। हर वेटर ने मास्क पहन रखा है और स्याह चश्मा, ये क्या लाजुक हुई? दारिया की छठी हिस्से से कुछ गलत का सायरन दे रही थी, तभी एक वेटर इनकी टेबल तक आया। ब्राउन आंखों वाला वो शख्स करीब आकर रुक चुका था। आज यहाँ कुछ वीआईपी गेस्ट के सबब ये थीम लॉन्च की गई है, एवरीथिंग इज़ ओके। बाकी आजकल शहर में फैले आई इन्फेक्शन के सबब भी एहतियात की जा रही है। क्या लेंगे आप लोग? दारान को की आवाज़ों के संग बोलने की ट्रेनिंग थी और इस वक्त भी वो एक मुनफरिद आवाज़ के संग इन तीन के संग हम गिलाम था, पर तवज्जो दारिया पर थी। वो एक तेज़ आदमी था, तो कैसे न जानता कि दारिया को दारान पर शक हो गया है। बस आज का ये खेल इसी शक को दूर करने को रचाया जा रहा था। आकिब और अनीब तो अपना ऑर्डर दे चुके थे, जबकि आकिब के सुशी मंगवाने पर दारिया ने जैसे मुंह बनाया, वो दारान ने दिलचस्पी से नोट किया। गंदे कच्ची मछलियाँ खाते खाते एक दिन कच्चा गोश्त भी खा लेना। ये मेरा ऑर्डर तुम दो अनु, और तुम प्लीज़ दो, फिर दूर कर लो कुर्सी पर, जितनी मर्जी खाते रहना। मुझ तक स्मेल आई तो मुंह तोड़ दूंगी। दारिया ने मुंह बिगाड़ते आकिब को डपटा, जिस पर वो आगे से हंस पड़ा। अनीब भी मुस्कुरा कर अपना और दारिया का ऑर्डर दिए मुस्कुराई। तारा ने बिना कुछ मजीद कहे पलट कर वापस कदम बढ़ाए। 20 मिनट तक इन सब का खाना तैयार था। तारा ने एक और दूसरे वेटर जो ऑफिस में भी मौजूद था हमरा ट्रॉली के साथ आते खुद प्रोफेशनल तरीके से तीनों की प्लेट सर्व की, लेकिन जब दारिया के आगे उसके लिए ऑर्डर की ब्लैक बीन करी रखने को झुका, तब दारिया भी इस आदमी को देखते ठटकी। हैव अ गुड मील फ्लोरेंस, वो उसके कान की ओर झुक कर बोला, जिस पर दारिया के रोंगटे खड़े हो गए। अब इसे समझ आया कि हर वेटर ने मास्क पहन रखा है। वो बिल्कुल स्टक हो गई, यहाँ तक कि दारान वहाँ से चला गया। आकिब और अनीब अपना लंच शुरू कर चुके थे। दारिया ने जानबूझकर जूस के गिलास को हल्का सा धकेला तो वो इस पर गिरा, जिस सबब वो फौरी उठी। ओह, ये भी अभी होना था। तुम दोनों शुरू करो, मैं अभी आई से साफ कर लूँ, वरना मेरे फेवरेट ड्रेस पर निशान आ जाएगा। और प्लीज़ लड़ने मत बैठ जाना। दारिया ने महारत से बहाना किया और तेज़ी से फ़ोन क्लच वहीं छोड़े इस सिमत गई जहाँ वो मास्क मैन गुम हुआ। जैसे ही दारिया ने रेस्टोरेंट के किचन हॉल की तरफ कदम बढ़ाए, तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ ना कोई बंदा था, ना किसी के होने का निशान। ये सब लोग कहाँ गए? तुम कहाँ हो एग्जीक्यूशनर? मेरे साथ ऐसे खेल मत खेलो। जब देर तक उसे कोई दिखाई न दिया, तो दारिया बावाज़े बुलंद चिल्लाई। इस लम्हे किसी हाथ ने उसकी बाजू पकड़ी, फिर किसी के दूसरे हाथ ने दूसरा हाथ थामा और इसे दीवार से लगाए रूबरू आया। वो ब्राउन आंखें थीं जो दिखाई दी, वो उसकी वो खुशबू जिसकी दारिया शदाई थी। तो तुम्हारी आंखें ब्राउन हैं? वो उसकी आंखें पहली बार देखकर मायूस हुई। यहाँ शायद उसके शऊर ने ग्रेश ब्लू आंखें सोची थीं। तुमने कोई और रंग सोचा था क्या फ्लोरेंस? वो अलग ही रो में था। दारिया इस जगह हिल भी ना सकती थी, लेकिन आज वो इसे अपनी आंखें देखने की इजाज़त दिए बहुत करीब था। हाँ, दारान की नीली हैं। कल मुझे लगा जैसे तुम और वो एक हो। एक जैसी फीलिंग थी, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि मैं दुनिया के हर मर्द में तुम्हें ढूंढने लगी हूँ जल्लाद। अच्छा हुआ तुम मिल गए, मुझे कुछ बताना था। सब ख़त्म करते हैं। मैंने तुम्हारी हुडी फेंक दी। मैं तुम्हारी शर्त नहीं मान सकती, इसलिए अब तुम मेरी कभी राह में ना आना। वो बड़ी दिलचस्पी से अपने शक को यकीन में बदलता देखकर अपने बरवक्त उठाए कदम पर मसरूर था, लेकिन वो इस हुडी के जलने की बात छुपा रही थी, शायद इसलिए कि इसे तकलीफ ना पहुंचे। वो मेरे लिए बहुत अहम थी। तुमने इसी से मुझे डांपा था, लेकिन खो दिया इसे। यही चाहते थे तुम। मैं तुम्हें देखने की सारी ख्वाहिश इस लम्हे ख़त्म करती हूँ। जब मैं माहिर शाह की अमान से निकल गई, फिर सोचूंगी। तब तक तुम शादी मत करना प्लीज़। वो इसे ऐसी बातों से पागल ही तो कर रही थी जिसे अपने खेल दारिया के आगे बुरे लगने लगे। तुम अगर मेरी शर्त मान लो फ्लोरेंस, तो मैं खुद से तुम्हें डांपूंगा। किसी बेजान चीज़ की मुदाखलत नहीं रहेगी, किसी दूसरे का वजूद बाकी ना रहेगा। आग से खेल रही हो, आग से खेलने वाले जल जाते हैं। तुम जलने के लिए नहीं बनी। वो उसके लहजे की शेरनी पर तड़प उठी। वो इस पर गहरा असर रखता था। दारिया की सुनहरी आंखें भीग गईं। मैं सारी ज़िंदगी जलन से ही गुजरी हूँ। मुझे अब असर नहीं करती कोई भी आग। मुझसे ऐसे बात मत करो, क्योंकि तुमने कहा था मोहब्बत नहीं करते, तो ऐसा लहजा और अल्फाज भी मत चुनो जो मुझे गुनहगार बनने पर मजबूर कर दें। कहा है ना सबा, मैं किसी जल्लाद को नहीं जानती, न फ्लोरेंस हूँ। मेरा भला बहार, फूलों के खिलने और खूबसूरती जैसे एहसास से क्या रिश्ता? इन आंखों की तरफ के आगे दारान को जहन्नम सर्द लगी। वो कैसे अभी से सब खोल दे कि खुद उलझा हुआ था, खेल रच रहा था इस बात तक पहुंचने के लिए कि दारिया वाकई उसकी फ्लोरेंस है या नहीं। हाँ, मैं मददगार हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम ऐसी हो जिससे मोहब्बत भी हो सकती है। तुम्हें देखने आया था आखिरी बार बताने कि खुशबू चली जाए तो फूल मुरझाकर ख़त्म हो जाता है फ्लोरेंस।
मेरी खुशबू झटक कर ख़त्म हो जाओगी और तुम्हें ख़त्म होते देखना जल्लाद के लिए मुश्किल है। वो उसके एहसासात तक से दारान पर मौजूद शक को उखाड़ कर बुरी आंखों में बेखुदी और खुमार बढ़े आवाज़ बदल कर दारिया पर अपना सहर फूंक रहा था। पिछली बार तुम रुला कर गए थे, अब मुझे क्या मार कर जाओगे? हटो, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। मुझे ख़त्म होने में कोई मसला नहीं, मुनाफ़क़त से बेहतर शायद ख़त्म होना ही होता है। दोबारा मेरे आसपास दिखाई मत देना प्लीज़। मैं किसी की इज़्ज़त हूँ, किसी की इज़्ज़त को यूँ वरगलाना गुनाह है और मुहाफ़िज़ों पर ऐसे गुनाह ज़ेब नहीं देते। जब वो मुझे छोड़ देगा फिर आना और इस नकाब को हटाकर। अब तुमसे बात तभी करेगी दारिया। उसको लाख तकलीफ़ के खुद से झटक कर वो चीखी और मुड़कर देखने की लाख हसरत पर भी पीछे न पलटी, लेकिन किसी की काया ज़रूर पलट गई। मैं किसी की इज़्ज़त हूँ, किसी की इज़्ज़त को वरगलाना गुनाह है। दारिया के हरारत छोड़ते अल्फाज की बाज़गश्त जल्लाद के कानों में नगारे सी बजी, इन आंखों में तीरगी ले आई। मुहाफ़िज़ों पर ऐसे गुनाह ज़ेब नहीं देते। बाज़गश्त की खा जाती वहशत इतनी बढ़ गई कि दारान को वहाँ से भागना पड़ा। जारी है, कैसी लगी कि सयाद और मावल का सीन अगली किस्त में इंशाल्लाह। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताएं और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी 23 एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।